हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द एग्ज़ाम मिरर में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आर के राजपूत बुक का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने 1 से 130 तक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था। तो चलिए अब हम लोग उसी क्रम में इस वीडियो में 131 से लेकर 190 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस प्रकार आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो दोस्त या जो स्टूडेंट्स चैनल से नए जुड़े हैं और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस चैनल से उन्हें ज़रा भी फ़ायदा हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियोस को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 131। इन ए केबल कैपेसिटर वोल्टेज ग्रेडियंट इज़ मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि किसी केबल कैपेसिटर में जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है, जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं या हम लोग इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं, तो कहाँ पे आपका जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक, तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपका 98 जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। तो लगभग उसमें सारी चीज़ें यही है, बस उसमें हम लोग को वो जी मैक्स निकालना था। इसमें हम लोग को सिर्फ इतना बताना है कहाँ पे वोल्टेज ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा। ठीक, और उस क्वेश्चन में मैंने आपको अच्छे से बताया भी था कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है, और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी की थी, क्या क्या फार्मूले होते हैं। तो आप लोग अगर वो क्वेश्चन देख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, बशर्ते मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से बताता हूँ कि कहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ें थी। तो चलिए, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, देखिए ये क्या है, आपका एक केबल है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका केबल है, जो आपका ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये आपका कहलाता है कोर या कंडक्टर, और इसी के ऊपर जस्ट आपकी जो इंसुलेशन की जो लेयर रहती है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका अंदर वाला पार्ट है वो क्या है, कोर या कंडक्टर है, और ये क्या है, आपका मेटालिक शीथ है। ठीक, जो बाहर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए ये क्या है, आपका कंडक्टर है और ये क्या है, मेटालिक शीथ है। ठीक, और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपका कोर होता है, जैसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, वहाँ पे जो आपका वोल्टेज ग्रेडियंट होता है, जैसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक, तो आपके कंडक्टर पे वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और आपके जो मेटालिक शीथ होता है वहाँ पे मिनिमम होता है। और आप देख भी सकते हैं जो आपका अंदर वाला पार्ट है, जैसे हम लोग कोर या कंडक्टर कहते हैं, उसका डायमीटर हम लोग स्मॉल डी लिए हैं, और जो आपका मेटालिक शीथ है उसका हम लोग डायमीटर क्या लिए हैं, कैपिटल डी है। अगर हम लोग इसके रेडियस के टर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं जो आपका अंदर वाला पार्ट है इसको लिख सकते हैं हम लोग स्मॉल आर, और जो आपका मेटेलिक शीथ तक रेडियस हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल आर। ठीक, अब तो यहाँ पे देख भी सकते हैं जो आपका एक जो आपका जो केबल होता है उस पर क्या क्या इंसुलेशन की परत होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आपका सबसे अंदर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है आपका कंडक्टर या कोर, उसी के जस्ट ऊपर रहता है आपका इंसुलेशन, उसके बाद आपके होता है क्या, मेटेलिक शीथ, फिर आपका होता है बेंडिंग, उसके बाद होता है आर्मरिंग, और उसके बाद क्या होता है, सर्वेइंग होता है। और इसी संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, जहाँ पे मैंने आपको ये सब चीज़ें अच्छे से बताई हुई थी और उसी संबंधित एक फार्मूला भी ड्राइव किया था। अगर आप लोग वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आप देखेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताई है। जैसे जो आपका कंडक्टर हो गया वो आपका बेसिकली कॉपर या एल्युमिनियम से होता है, इसी प्रकार जो आपका इंसुलेशन हो गया वो पेपर हो गया, पीवीसी हो गया, ये VIR हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन आपका जो था, कहाँ पे जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम लोगों ने क्या बात किया, कंडक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे कंडक्शन लिखा है, बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए कंडक्टर, होना चाहिए कंडक्टर। तो इसको आप लोग सही भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और कुछ फार्मूले हैं जो निकालने का, जैसे जी मैक्स का फार्मूला क्या होता है, ये जो एग्ज़ाम में पूछ सकता है, दे देगा आपको, सारी वैल्यूज़ दे देगा और उसका मान निकालने के लिए दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या होता है, V अपॉन कैपिटल V अपॉन
स्मॉल आर एल एन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वोल्ट पर मीटर। अब इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर ये डायमीटर के टर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2V अपॉन स्मॉल डी एल एन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वोल्ट पर मीटर। ये हो गया जी मैक्स। इसी प्रकार होगा आपका जी मिनिमम, ये भी सेम उसी तरीके से फार्मूला है। और जो इसमें एक चीज़ और पूछा जा सकता है वो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो पूछ सकता है, जी मैक्स और जी मिनिमम का रेशियो। वो क्या होता है आपका कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कि इसलिए ये सब चीज़ें मैंने पीछे आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक। तो यहाँ से आपका ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। बेसिकली तो यही बनता है कि कहाँ पे मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है वोल्टेज ग्रेडियंट का मान, ठीक। तो मैक्सिमम कहाँ होता है, कंडक्टर पे होता है, कंडक्टर की सतह पे, सरफेस पे। और जो आपका मिनिमम होता है वो कहाँ होता है, मेटालिक शीट पे। मेटालिक शीट आपका बेसिकली किससे बना होता है, एल्युमिनियम या लेड से। और इसको अच्छे से आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जाके उस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल, मैंने वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छे से बताई है। और इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। द टाइम कांस्टेंट फॉर एन आरसी सर्किट इज़ डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज एक्चुअली राइजेस टू परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू। तो इसमें कह रहा है कि जो आपका टाइम कांस्टेंट एक आरसी सर्किट के लिए किस प्रकार हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं, जबकि जो आपका चार्जिंग वोल्टेज है एक्चुअली राइजेस टू व्हाट परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा जो आपका अगर चार्जिंग का केस रहेगा तो जो आपका चार्जिंग वोल्टेज होता है वो 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू क्या होता है, राइज हो जाता है। अगर यही आपसे डिस्चार्जिंग के केस में पूछता तो आप कहते हैं कि 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तब आप क्या कहते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ 37%। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आपका वोल्टेज के केस में कितना राइज होगा, वो भी चार्जिंग के कंडीशन में। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं कि आपका यूपीसीएल 2018 में आया भी था, तो इसलिए इसको भी आप स्किप मत कीजिएगा। आप देखिए इससे संबंधित कुछ हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, ठीक। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आया था यूपीसीएल 2018 में, उसमें यही पूछा था कि आरसी सर्किट के लिए जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है वो कितना होगा। तो आरसी सर्किट के लिए जो आपका टाउ जो होगा, जो टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आरसी हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका आरएल सर्किट होगा उसके लिए जो आपका टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, EL/R हो जाएगा। अगर आपका सर्किट में RLC है तब RLC टाइप है तो आपके लिए जो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा EL/RC या CR कह सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, जो आपका टाइम कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ये चीज़ हो गई दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी में हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जो आपका कैपेसिटर होता है वो फुली चार्ज होने के लिए कितना समय लेता है, तो वो लेता है आपका 5 RC का समय लेता है। इससे संबंधित आपका छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, उसमें आपको R का मान दे देगा, C का मान दे देगा और पूछ लेगा कि कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए कितना समय लगेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 5 RC और निकल जाएगा। ये चीज़ हो गई। और इसी में हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं, जो आपका एक जो कैपेसिटर होता है वो कहता है एक टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंट चार्ज हो जाता है, कितना परसेंट उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, जो आपका फाइनल वोल्टेज का। तो यहाँ पे देखिए क्या कह सकता है कि 63% ऑफ V अर्थात फाइनल वोल्टेज का राइज होने के लिए कितना टाइम कांस्टेंट लेगा। तो देखिए यहाँ पे इधर आपके टाइम कांस्टेंट दिए हैं। देखिए एक टाइम कांस्टेंट में आपका जो वोल्टेज जो राइज होगा वो 63% हो जाएगा, या हम लोग 63.2 भी कह सकते हैं। अब दूसरा देखिए, अगर आपसे पूछ लिया कि 86% वोल्टेज इंक्रीज होने के लिए कितना टाइम कांस्टेंट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 95 के लिए आपका 3 टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। आपका 98 के लिए आपका क्या हो जाएगा, 4 टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी प्रकार फुली चार्ज होने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट। अभी हम लोगों ने बात किया भी था कि कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए 5 RC का समय लगता है। RC तब लेंगे जब हमारा RC सर्किट होगा, अगर RL सर्किट होगा तो RL ले लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। द टाइम कांस्टेंट एंड RC सर्किट में बी आल्सो डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्जिंग करंट फॉल्स टू व्हाट % ऑफ इट्स इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा था
कि चार्जिंग वोल्टेज कितना राइज होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि चार्जिंग करंट कितना फॉल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता कि डिस्चार्जिंग करंट कितना फॉल होगा, तब भी आपका आंसर यही होता, 37% ऑफ इट्स इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू। अर्थात चार्जिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, दोनों के केस में आपका आंसर यही होगा, 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक, जब आपका किसकी बात करें, करंट की बात करें। अगर वोल्टेज की बात करें तो आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो सारी कंडीशन इसमें लागू होगी। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका एक कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस किसके द्वारा प्रभावित होता है। देखिए सिंपली जो आपका फार्मूला था जो आप पीछे भी देख चुके होंगे, देखिए जो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कैपेसिटेंस होता है किसके किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्लेट एरिया। हाँ ठीक, प्लेट एरिया द्वारा प्रभावित होता है। अगर प्लेट का एरिया बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्लेट सेपरेशन अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी। देखिए जो आपका डी है ये क्या है, आपका प्लेटों के बीच की दूरी है। देखिए आपका जो एक कैपेसिटर है इसके बीच जो दूरी होती है वही आपकी डी कहलाती है, डिस्टेंस। तो इससे भी प्रभावित होगा। अगर ये बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक अर्थात किस प्रकार का डाइलेक्ट्रिक हम लोग इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, माइका है, पेपर है, सिरेमिक है। देखिए जो आपका एप्सिलॉन आर है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक का मान बढ़ेगा तो आपका कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आपके सभी ऑप्शन है, मतलब ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो आपका कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटर का वो सभी चीज़ों से प्रभावित होता है। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो एक कैपेसिटर होता है वो किस चीज़ से बना होता है, अर्थात किस चीज़ से कंसिस्ट होता है। ठीक, देखिए जो आपका एक कहते हैं कैपेसिटर होता है उसमें देखिए दो प्लेटें होती हैं जो कि जिसके बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं। इसके बीच हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं और इसका मान जितना अधिक होगा उतना अधिक इसका कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ये दो कंडक्टर आपके होंगे, प्लेट जिन्हें कहते हैं, और इसके बीच हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं जिसे हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है परमिटिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। तो इस क्वेश्चन में आपसे सिंपली परमिटिविटी का जो आपका यूनिट होता है वही पूछा है। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फराड पर मीटर। जो परमिटिविटी होती है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फराड पर मीटर। और इसका जो मान होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। ठीक, ये क्या होता है आपका 8.85 × 10⁻12 फराड पर मीटर। अगर आपसे अगर ये भी पूछ ले एब्सोल्यूट परमिटिविटी का क्या यूनिट होता है तो भी क्या होता है, फराड पर मीटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, अर्थात नो यूनिट होता है। आपका जो अगर हम लोग कह सकते हैं जो आपका एप्सिलॉन आर होता है रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये चीज़ें हैं और इसको मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको भी अच्छे से बताया है। देखिए अब क्या होंगे, जो आपके क्वेश्चन होंगे कई सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसीलिए अगर आप वो दोनों वीडियो अगर अच्छे से देख लेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको और आसान हो जाएंगी। किस लिए हो सकता है यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, किस लिए सारी चीज़ें वही हैं, मैंने कई सारी चीज़ें बता भी दी हैं, ये सब भी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो चलिए अब देते हैं अगला क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन। जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी मटेरियल का वो किस पर डिपेंड करता है, देखिए ये डिपेंड करता है आपका मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और थिकनेस पे। देखिए अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा फिर भी आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपका थिकनेस होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर आपकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, अगर वो बढ़ेगी तो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इसी प्रकार अगर जो थिकनेस है घटेगी तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटेगा। इस टर्म को भी मैंने पिछली वाली वीडियो में अच्छे से बताया है, वहाँ पे आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द एबव। व्हाट विल हैपन टू एन इंसुलेटिंग मीडियम इफ वोल्टेज मोर देन द ब्रेक डाउन वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन इट। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि यदि कोई भी अगर इंसुलेटिंग मीडियम है, यदि हम लोग उसमें जो वोल्टेज है उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक अगर अप्लाई कर दें तो क्या होगा। देखिए अगर हम लोग अधिक वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं
तो जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो मीडियम है, वो क्या हो जाएगा, इट विल पंचर्ड एंड क्रैक्ड, अर्थात उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो पंचर्ड हो जाएगा, अर्थात अब वो कहते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से एक क्या हो जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इट विल गेट पंचर्ड और क्रैक्ड। विच मीडियम हैज़ द लीस्ट डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है एयर, इसका जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं अगर एक चीज़ और है, तो जो आपका एयर होता है उसका जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान होता है वो होता है आपका 30 kV पर सेंटीमीटर होता है। ये होता है आपका पीक वैल्यू होता है। अगर इसी प्रकार अगर हम लोग आरएमएस की मान की बात करते हैं, मतलब आरएमएस मान की बात करते हैं, तो हो जाएगा आपका 21.2 kV पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका kV पर सेंटीमीटर में। अगर हम लोग kV पर mm में अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली ये हो जाएगा आपका 3 kV पर mm हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका mm में। तो ये हो गया आपका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। अगर इसी प्रकार आपसे पूछते कि डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम, तो उसका क्या हो जाएगा मान, उसका मान होता है आपका अनंत होता है। अर्थात अगर एयर पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा 30 kV पर सेंटीमीटर पीक वैल्यू, या तो हम लोग कह सकते हैं 21.2 kV पर सेंटीमीटर आरएमएस वैल्यू। अगर mm में पूछेगा तो 3 kV पर mm एयर के लिए, वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और एक आपका टर्म क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो क्या होता है, अलग होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और हम लोग डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, पहला ये पूछा जाता है। दूसरा क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी ये हाल ही एग्जाम में पूछा भी गया था आपके यूपीपीसीएल में। देखिए जो क्वेश्चन है वो कई सारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आपका चाहे एसएससी जेईई हो गया, आपका यूपीपीसीएल हो गया, डीएमआरसी, एलएमआरसी, पीजीसीआईएल, एलएमआरसी, कुछ भी हो सकता है, ठीक। लेकिन जो आपके हाल एग्जाम में आए रहते हैं या जो मेरी नज़र में होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से संबंधित आया था, ठीक। तो देखिए अगर एयर की बात करते हैं उसके लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ये होता है आपका 1.000059, या हम लोग कह सकते हैं 1 के अप्रॉक्स होता है। अगर इसी प्रकार आपका वैक्यूम की बात करता है तो उसका होता है 1 होता है। एयर के लिए अप्रॉक्स होता है, डायलेक्ट्रिक हम लोग कांस्टेंट की बात कर रहे हैं अप्रॉक्स, और इसके लिए क्या होता है 1 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये दोनों अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब आप अगला प्रश्न। 1 वोल्ट मीटर इज सेम एज। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 1 वोल्ट मीटर इज सेम एज। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। अगर इससे कंपैरिजन करते हैं तो आपके चारों ऑप्शन मैच नहीं होते हैं। बेसिकली ये आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो आपका ये जो वोल्ट मीटर है वो क्या है, बेसिकली आपका ई बराबर जो आपने फार्मूला पढ़ा था, ई बराबर होता है V/D होता है, ठीक। तो यहीं से आपके आया है वोल्ट, ये V था आपका, ये D था, ठीक, ये था वोल्ट पर मीटर था। तो इसी प्रकार हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, ई बराबर आपका होता है क्या, F/Q होता है। तो यहाँ से अगर कंपेरिजन अगर आप करते हैं तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट दिया है बुक में। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपका जो न्यूटन है, न्यूटन पर कूलाम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका कूलाम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा हम लोग करेक्शन करेंगे, ठीक। तो न्यूटन पर कूलाम, तब ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात जो ई बराबर आपका V/D था, ये था क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस t फ्रॉम स्टेट चार्ज कंडक्टर। उसी के लिए आपका एक फार्मूला था जहाँ से आपका आया था वोल्ट पर मीटर। अब ठीक इसी से हम लोग रिलीज करते हैं, आपका एक और टर्म निकल गया था, ई बराबर क्या होता है, F/Q, न्यूटन पर कूलाम। तो इस हिसाब से अगर हम लोग इसको कंपेरिजन करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बशर्ते आपको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, 1 वोल्ट इज सेम एज। जो आपका 1 वोल्ट होता है वो किसके समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है, ये चीज़ बताना है। तो हम लोग जानते हैं V बराबर होता है आपका W/Q होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जूल पर कूलाम। तो अर्थात जो 1 वोल्ट होता है वो जूल पर कूलाम के बराबर होता है, ठीक। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। द कैपेसिटेंस बिटवीन 2 प्लेट्स इंक्रीजेज विथ।
तो इस प्रश्न में कह रहा है कि जो कैपेसिटेंस होता है दो प्लेटों के बीच वो किसके साथ इंक्रीज करता है। ठीक, तो देखिए इसमें भी हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे जो आपका C बराबर होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पढ़िए उसको, शॉर्टर प्लेट एरिया एंड हायर अप्लाइड वोल्टेज, अर्थात शॉर्टर प्लेट एरिया, अर्थात इसका मान अगर हम लोग घटाते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो कि क्या है, गलत है। तो ये आपका ऑप्शन पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा इसमें ये भी कह रहा है हायर अप्लाइड वोल्टेज, इस करेगा, अगर वोल्टेज हम लोग हायर अप्लाइड वोल्टेज करेंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं आपका जो C बराबर होता है आपका Q अपॉन V होता है। अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, घट जाता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा पढ़िए, शॉर्टर प्लेट एरिया, तो अगर शॉर्टर प्लेट एरिया तो पहले ही गलत हो गया था। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर शॉर्टर डिस्टेंस होगा तो ये तो सही है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या है, लार्जर प्लेट एरिया लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड हायर अप्लाइड वोल्टेज। तो देखिए ये तो आपका मान लीजिए पहला इसमें सही कर दिया कि अगर लार्जर प्लेट होगा तो कैपेसिटेंस का मान इंक्रीज होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस लार्ज होगा तब ये घट जाएगा। तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये वाला हम लोग देख ही चुके हैं, अगर अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, अधिक होगा तो कैपेसिटेंस का मान डिक्रीज हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या है, लार्जर प्लेट एरिया, लार्जर प्लेट एरिया, चलिए ये सही हो गया। उसके बाद कह रहा है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर ये शॉर्टर डिस्टेंस होगा तभी ये इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात जब प्लेट एरिया का मान बढ़ेगा और उसके बीच जो डिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, तभी आपका जो दो प्लेटों के बीच जो कैपेसिटेंस होगा इंक्रीज होगा। ठीक, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन क्या है, राइट है। The capacitance C is charged through resistance R. The time constant of the charging circuit is given by. तो कह रहा है जो आपका कैपेसिटेंस C है वो क्या हो जा रहा है, चार्ज थ्रू रेजिस्टेंस R। तो इसमें हम लोग को टाइम कांस्टेंट बताना है। तो बेसिकली आपका ये क्या है, आपका RC सर्किट है, तो इसमें आपका जो टाइम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर C क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक, तो टाइम कांस्टेंट मैंने पिछले अभी जो आपका क्वेश्चन था 132 उसमें बताया भी था। देखिए चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जो आपका आरसी परिपथ है, अर्थात आरसी सर्किट के लिए जो आपका टाइम कांस्टेंट है, जैसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं या लैम्डा से भी डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, आपका आरसी होता है। आरएल के लिए L/R और आरएलसी परिपथ के लिए L/CR होता है, मतलब L/RC होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर C क्या है, राइट है। द ब्रिज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस, तो इस प्रश्न में कह रहा है वह कौन सी ब्रिज है जो कि कैपेसिटेंस को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, मतलब उसका प्रयोग होता है। देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन आपका मेजरमेंट का है। देखिए जो आपका ब्रिज होता है जो कैपेसिटेंस को मेजर करता है, बेसिकली आपको देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका वेन ब्रिज भी होता है, उसकी सहायता से हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। और जो आपका शेयरिंग ब्रिज है उसकी सहायता से भी हम लोग कैपेसिटेंस को मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो ऑप्शन नंबर C क्या है उसको राइट किया है। तो देखिए अगर एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आता है तब भी वहाँ पे भी आप इसको ही राइट कीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर C क्या है, राइट है। बेसिकली होता क्या है, अगर जब जो एग्ज़ामिनर है अगर ये क्वेश्चन अगर बुक से बनाता है तो वो इसी को प्रेफरेंस देता है जो आपका आंसर बुक में दिया है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो आपका शेयरिंग ब्रिज है और क्या क्या सारी चीज़ों को मेजर करके। देखिए जो आपका शेयरिंग ब्रिज होता है वो देखिए आपका कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट, अर्थात पहला तो ये हो गया कि कैपेसिटेंस को मेजर करता है। दूसरा क्या मेजर करता है, दूसरा है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर करता है। ठीक, तीसरा आपका पावर फैक्टर को मेजर करता है। चौथा आपका क्वालिटी फैक्टर को, फिर पाँचवा आपका हो गया डिसिपिएशन फैक्टर को, और छठा आपका हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो आपका शेयरिंग ब्रिज है वो कई सारी चीज़ों को मेजर करता है और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं बार बार। देखिए कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए आपका वेन ब्रिज हो गया, शेयरिंग हो गया, एक होता है आपका डी साउटी ब्रिज भी होता है। ठीक, अब इसी में अगर हम लोग देखते हैं जो आपका वेन ब्रिज होता है, ये देखिए एक प्योर साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है और कैपेसिटेंस को मेजर करता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब इसी में अगर हम लोग और बात कर लेते हैं, जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये देखिए बेसिकली आपको रेजिस्टेंस को मेजर करता है। रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग बेसिकली आपका जो केल्विन्स डबल ब्रिज मेथड है, व्हीट स्टोन मेथड है, और आपका मेगर हो गया। तो व्हीट स्टोन जो होता है उसको हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए बेसिकली 1 ओम से नीचे के लिए हम लोग केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, और 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक हम लोग
व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसी में एक चीज़ और है, आपका जो हेज ब्रिज है, देखिए इसके हम इसको कहते हैं इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हेज ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आपका देखिए एडरसन हो गया, मैक्सवेल हो गया, हेज है, तो हेज इसमें दिया है। तो हेज ब्रिज का बेसिकली हम लोग जो आपका क्वालिटी फैक्टर होता है 10 से ग्रेटर होते हैं, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी आपका ये फ़िलहाल अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था LMRC SCTO अर्थात स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर, उसमें ये भी क्वेश्चन था कि उसमें ऐसे ऑप्शन थे, कितने क्वालिटी फैक्टर दिया था, जो आपका क्यू होता है क्यू ग्रेटर देन 10, उसके लिए इस्तेमाल होता है आपका हेज ब्रिज। तो ये EIM का पार्ट है, वहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे इतना ही देखते हैं। A capacitor of 80 microfarad is charged to a potential difference of 250 volt. The charge acquired by its is, तो इसमें देखिए आपको एक कैपेसिटर है जो कि 80 माइक्रोफैराड क्या है चार्ज्ड है टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, और चार्ज का मान कितना दिया है 80 माइक्रोफैराड। तो इसमें सिंपली हम लोग को क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। हमको C का मान दिया है और V का मान दिया है। तो सिंपली हम लोग जो फार्मूला जानते हैं, जो आपका Q बराबर होता है C इंटू V हो। तो C का मान कितना दिया था आपका 80 माइक्रोफैराड, तो ये जाएगा 80 इंटू 10⁻⁶, और आपका V का मान कितना दिया था 250 वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 20,000, ये 20,000 इंटू 10⁻⁶, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इफ़ एन ओमीटर रीडिंग इमीडिएटली गोज प्रैक्टिकली टू ज़ीरो एंड स्टेज देयर ए कैपेसिटर इज। तो दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है, इसको मैंने अच्छे से बता दिया है। तो चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है जो आपका एक ओमीटर रीडिंग है वो क्या हो जाए प्रैक्टिकली गोज टू ज़ीरो, अर्थात अगर हम लोग कोई कैपेसिटर लिए हैं, अगर उसमें जो आपकी ओम मीटर की जो सुई है, अर्थात देखिए ये है क्या है, एक ओम मीटर है। देखिए इसके दोनों टर्मिनलों पे हम लोग देखिए 2 टर्मिनल हैं जहाँ देखिए हम लोगों ने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है। तो प्रश्न में कह रहा है अगर जो आपकी जो सुई है वो क्या हो जाए कि 0 प्रदर्शित करने लगे, अचानक क्या करने 0 प्रदर्शित करने लगे, तो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है या चार्ज्ड है या लॉसी है या सेटिस्फैक्ट्री है। तो देखिए ये आपका देखिए कैपेसिटर है, ये ओम मीटर के दोनों टर्मिनल हम लोग कनेक्ट किए हैं। ये देखिए आपका 0 है, ये क्या है अनंत है। तो देखिए ये कह रहा है कि इसमें क्या हो जाए 0 प्रदर्शित करने लगे। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली 4 कंडीशन थे, मैंने इसको बताया भी था, फिर से देख लेते हैं। देखिए यदि ओम मीटर की सुई शून्य प्रतिरोध दर्शाए तो कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट है, ये होगी पहली कंडीशन। दूसरा क्या है, यदि ओम मीटर की सुई कैपेसिटर से संयोजित करते ही अनंत प्रतिरोध दर्शाए तो क्या है, वो ओपन सर्किट है। अगर यदि हम लोग जो आपका कैपेसिटर है, अगर हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं ओम मीटर से टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर वो शुरू में ही क्या दिखाए अनंत प्रतिरोध दिखाए तो क्या है आपका ओपन सर्किट है। तीसरी कंडीशन क्या है, यदि सुई पहले निम्न प्रतिरोध की ओर तथा फिर धीरे धीरे उच्च प्रतिरोध की ओर बढ़े तो संधारित्र सही अवस्था में, अर्थात जो आपका कैपेसिटर है वो क्या ऑल राइट है, शुरू में लो रेजिस्टेंस दिखाए फिर धीरे धीरे हाई रेजिस्टेंस शो करे। चौथा क्या है, यदि कैपेसिटर शुरू में लो रेजिस्टेंस दर्शाए किंतु बाद में जो दर्शाया गया प्रतिरोध है वो नॉर्मल की अपेक्षा बहुत कम हो, तो जो आपका कैपेसिटर है वो क्या है लीकेज, उसमें अधिक लीकेज करंट क्या हो रही, फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, अर्थात वो क्या है लीकी कैपेसिटर है। तो ये 4 कंडीशन थे, लेकिन यहाँ पे आपका देखिए जो आपका पहला कंडीशन वो अप्लाई हो रहा है, अर्थात जो आपका कैपेसिटर का जो रीडिंग है वो इमीडिएटली 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो जो आपका कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक कैपेसिटेंस ऑफ 1 माइक्रोफैराड इक्वल्स, जो कैपेसिटेंस होता है 1 माइक्रोफैराड वो किसके बराबर होता है। तो देखिए जो आपका 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर होता है वो बराबर होता है 10⁻⁶ फैराड के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻⁶, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। Voltage applied across a dielectric produces an electrostatic field 50 times greater than air. The dielectric constant of the dielectric will be। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है किसी भी एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या हो रहा है प्रोड्यूस कर रहा है
50 टाइम्स ग्रेटर देन एयर, अर्थात जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है वो 50 गुना ज़्यादा है एयर से। तो यहाँ कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक विल बी, तो उस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है एयर से 50 गुना ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एयर का, वो हम लोग बात कर भी चुके हैं, वो कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक, अब कह रहा है एयर से 50 गुना ज़्यादा, तो इसमें अगर हम लोग 50 का गुणा कर देते हैं तो 50 गुणित 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 × 1, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ आइडेंटिकल रेटिंग विच वन विल हैव स्मॉलेस्ट डायमेंशंस, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जिसका जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पीछे भी पीछे वाले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था कि जिसका जो आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान है, जो रिलेटिव परमिटिविटी का मान है, वो जिसका जितना अधिक होगा, ठीक, उसका उतना ही जो साइज होगा, जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा भी था जो आपका सिरेमिक कैरेक्टर था उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो बहुत अधिक था, हाई था, तो उसका जो डायमेंशन होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट होगा। तो ये सब चीज़ें पीछे आ भी चुकी हैं, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो सब चीज़ें आप स्किप ना करिए उसको। अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर देखिए। और दोस्तों मैं आपको फिर से एक बात वही कहना चाहता हूँ कि सभी वीडियोस को आप प्रॉपर ढंग से देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि देखिए कोई भी यूट्यूबर हो या तो आप ही हो, अगर आप यहाँ पे अगर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। इसी प्रकार कोई यूट्यूबर होता है या तो कोई टीचर होता है तो भी चाहता है कि उसका वीडियो अधिक से अधिक बच्चे देखें, जैसे उसको भी प्रॉफिट हो। और उससे एक प्रॉफिट और होता है, अगर किसी भी टीचर का वीडियो अच्छे से देखा जाता है, लोग उसको लाइक करते हैं, तो और एनर्जी के साथ और मोटिवेटेड होकर और अच्छे कंटेंट आपको देता है। तो इसलिए आप लोग शेयर ज़रूर किया करिए, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, या तो आप कह सकते हैं कि एक टीचर के रूप में आपसे मैं गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। एन अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर देन, एक अनचार्ज कंडक्टर है जो कि एक चार्ज कंडक्टर के नियर हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, ये क्या आपका एक अनचार्ज कंडक्टर है। अगर हम लोग इसके प्लेस में एक चार्ज कंडक्टर के अगर समीप में अगर हम लोग एक अनचार्ज कंडक्टर रख देते हैं, तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन के प्रोसेस द्वारा ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक, इंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा। और ये क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्टेड होगा, जो आपका चार्ज जो कहते हैं बॉडी है, जो कंडक्टर है, उसके तरफ क्या होगा, ये अट्रैक्टेड होगा। तो ये क्या था आपका चार्ज, ये क्या था अनचार्ज। तो ये जो अनचार्ज कंडक्ट जो है ये क्या हो जाएगा, पहले तो इंडक्शन द्वारा चार्ज होगा, उसके बाद क्या होगा, इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर नियर ए चार्ज वन इंक्रीजेज द, तो इस प्रश्न में कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर, अर्थात जो एक अनचार्ज कंडक्टर का प्रेजेंस होता है नियर ए समीप एक चार्ज वन के, वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कैपेसिटी ऑफ चार्ज कंडक्टर, अर्थात जो आपका चार्ज कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी को ये करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ए पेपर कंडेंसर इज, जो एक आपका पेपर कंडेंसर होता है जिसे हम लोग पेपर कैपेसिटर भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली यही बताना है जो उसका कैपेसिटेंस का मान होता है वो फिक्स्ड वैल्यू होता है कि वेरिएबल होता है। तो ये जो आपका एक पेपर कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस का मान होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, अर्थात चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए बात हुई है पेपर कैपेसिटर की, तो चलिए इससे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैसे हम लोग पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेंज। अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं तो ये होता है आपका 0.005 माइक्रोफैराड से लेकर 10 माइक्रोफैराड के बीच में होता है। इसी प्रकार इसकी वोल्टेज रेटिंग जो होती है 100 से लेकर 1500 वोल्ट के बीच में होती है। अगर हम लोग टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये होता है ±10%। अब चलिए आगे देखते हैं
इसके मेरिट के बारे में। तो देखिए जो इसका मेरिट क्या है, कम आकार में अधिक धारिता प्राप्त की जा सकती है, अर्थात जो आपका साइज होगा वो छोटा होगा और उसमें उस छोटे साइज में हम लोग अधिक कैप्स्टेंस को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, लीकेज रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, हाई होता है, जिसके कारण इसमें जो लीकेज करंट होती है वो क्या होती है, कम होती है, अर्थात जो कि क्षरण धारा होती है वो कम होती है। और ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है आपका डीमेरिट। तो ये क्या है डीमेरिट, क्या है इसका, ये क्या कहते हैं, कागज़ जो होता है वो वातावरण से नमी सोख लेता है, अर्थात मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसका डीमेरिट था। अब हम लोग अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसको हम लोग एसी और डीसी दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं समान रूप से। और इसी प्रकार हम लोग इसको हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई कहते हैं एक पेपर कैप्स्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माइका कैप्स्टर्स आर करेक्टराइज्ड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है जो आपका एक माइका कैप्स्टर होता है, तो इसमें देखिए आपके इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रॉपर्टी नहीं है, वही हम लोग को बताना है। तो ठीक, तो देखिए जो माइका कैप्स्टर होता है उसका क्या होता है, स्टेबल ऑपरेशन होता है, एक्यूरेट वैल्यू होती है और लॉसेस इसमें लो होते हैं। लेकिन देखिए आपका जो सी वाला ऑप्शन है इसमें देखिए लो लीकेज रिएक्टेंस है, यहाँ पे हमको थोड़ा करेक्शन करना है, इसको रिएक्टेंस को हटा के हम लोग को रेजिस्टेंस करना है। ठीक, क्या करना है, रेजिस्टेंस करना है। तो जो माइका कैप्स्टर होता है उसका इसमें जो देखिए जो हाई लीकेज रेजिस्टेंस होता है, अर्थात इसमें जो लीकेज रेजिस्टेंस का मान है वो अधिक होता है, जिसके कारण इसमें लीकेज करंट का मान कम होता है। तो यहाँ देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में भी पूछा गया है कि जो आपका माइका कैप्स्टर होता है उसका जो लीकेज रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, मतलब यही सेम प्रश्न था, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट था, वहाँ ऑप्शन में आपको रेजिस्टेंस भी दिया था। अब चलिए इससे संबंधित कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं तो ये 1 पिको फैराड से लेकर 1 माइक्रो फैराड तक होता है। वोल्टेज रेटिंग की बात करते हैं तो 500 वोल्ट तक होती है इसकी रेटिंग। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये भी पूछा जा चुका है कई बार, इन्हें उच्च आवृत्तियों पर प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं टॉलरेंस, तो ये है ±0.5%। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें मेरिट की बात अगर करते हैं तो इसमें जो आपका एसी करंट लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। पावर फैक्टर हाई होता है, हाई वोल्टेज पे इसको हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जो इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। मॉइस्चर का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि हमने देखा था पेपर कैप्स्टर में आपका मॉइस्चर का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाता था, कम हो जाता था। आगे अगर बात करते हैं तो आपका लीकेज करंट क्या होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि इनका जो लीकेज रेजिस्टेंस का मान होता है क्या आता है, अधिक होता है। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए 1000 मेगा ओम होता है इसका लीकेज रेजिस्टेंस का मान। तो यही आपके प्रश्न में पूछा था, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब अगला इसमें एक चीज़ देख लेते हैं, जो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो इसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, हम लोग इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन में मतलब अधिक होता है, टेम्परेचर में वेरिएशन अधिक होता है, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया माइका कैप्स्टर के बारे में। ए वेरिएबल कैप्स्टर ऑफ 100 माइक्रोफैराड कैरीज ए चार्ज ऑफ 0.35 माइक्रो कूलम। The capacitance is subsequently reduced to 40 picofarad. The voltage appearing across the capacitor after reduction of its capacitance value. तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का मान क्या है, 100 माइक्रोफैराड है, और इसमें देखिए जो आपका चार्ज है क्यू है वो कितना है, 0.35 माइक्रो कूलम है। अब कह रहा है कि जो आपका कैपेसिटेंस का मान है वो रिड्यूस होकर कितना हो जा रहा है, 40 पिकोफैराड हो जा रहा है। तो अब हम लोग को बताना है कि आफ्टर रिडक्शन मतलब जब रिड्यूस्ड हो जा रहा है कैपेसिटेंस का मान, तब उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है। तो देखिए इस प्रश्न में यही करना है, जो आपका एक फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है, Q/C। अब देखिए Q का मान दिया है आपका 0.35 × 10⁻⁶ माइक्रो कूलम में दिया था, और जो आपका कैपेसिटेंस का मान है C का मान है वो घट के कितना हो जा रहा था, 40 पिकोफैराड।
तो अब इन दोनों का मान अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो देखिए आपको कितना जाता है 8750 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पोटेंशियल ऑफ 400 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर द प्लेट्स ऑफ विच आर 4 mm अपार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसमें आपका वोल्टेज का मान कितना है 400 वोल्ट है, और कह रहा है कि जो कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है वो क्या है 4 mm है। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बताना है। तो देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, ई बराबर होता है आपका V/D होता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए V का मान अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 400 जो कि दिया है, और आपका D जो है वो क्या है 4 mm है, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ अब हम लोग इसको अगर डिवाइड करते हैं तो आपका क्या जाता है 100 kV/मीटर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और एक गुड 0.05 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ओम मीटर रीडिंग शुड बी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जो कि क्या है अच्छी अवस्था में है, तो हम लोग को बताना है कि जो ओम मीटर की रीडिंग होगी वो क्या होगी। तो इस टाइप का हम लोग प्रश्न पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जब आपका जो कैपेसिटर है वो जब सही अवस्था में होगा तो जो आपका ओम मीटर की रीडिंग होगी, तो देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका तीसरा पॉइंट है, तो हम लोगों ने बात किया था कि जो ओम मीटर की रीडिंग है पहले आपका लो रेजिस्टेंस शो करेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या होगा हाई रेजिस्टेंस की ओर बढ़ेगा, तब आपका जो कैपेसिटर है वो क्या ऑल राइट है, सही अवस्था में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है सो लो रेजिस्टेंस मोमेंटरली एंड बैक अप टू ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट है, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है वो ऑल राइट है, सही है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन राइट होगा। द ओम मीटर रीडिंग फॉर ए शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर इज। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यही बताना है कि एक शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के लिए जो आपकी ओम मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो देखिए ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी पे आधारित है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो आपका पहला पॉइंट है, यदि ओम मीटर की सुई 0 रेजिस्टेंस शो करे तो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ प्रश्न में देखिए, अगर ये देखिए शॉर्ट सर्किट के लिए क्या दिखा रहा था आपका 0 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, राइट है। तो ओम मीटर रीडिंग फॉर ए शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर इज 0 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर विल हैव लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो इस प्रश्न में बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक। तो इसमें सभी में देखना है कि किसमें जो आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, एनर्जी को स्टोर्ड सबसे कम करेगा। तो देखिए हम लोग अगर स्टोर्ड एनर्जी के लिए फार्मूला जानते हैं, ये होता है कि आपका ½ CV², ठीक। तो इसमें आपका बेसिकली वही फार्मूला लगेगा, इसलिए यहाँ पे आपको C दिया है और V दिया है, ये C दिया है आपको V दिया है, ऐसे ही तीनों ऑप्शन में 3 ऑप्शन में आपको ऐसे दिए हैं, चौथे में तो कहा है कि सभी में सेम होगा। तो अगर हम लोग इस फार्मूले से अगर इन सबको देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर C है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात ए 600 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू 15 किलोवोल्ट हैव लीस्ट एनर्जी स्टोर्ड इन। अर्थात इसमें क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर्ड की मात्रा होगी सबसे कम होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर C वाला पढ़िए, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलरिटी। तो जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, इसको मैंने पहले बताया था, जो आपके पहले प्रश्न आए थे इससे संबंधित। तो जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है वो हमेशा क्या होता है, एक करेक्ट पोलरिटी में कनेक्टेड होता है। बाकी जो आपके ऑप्शन है वो सब अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर C क्या है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर्स प्रीफर्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट। तो इस प्रश्न में बताना है कि कौन से जो कैपेसिटर होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए प्रीफर्ड किए जाते हैं, मतलब उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी हम लोग दे चुके हैं। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर C क्या है, राइट हो जाएगा। जो आपका माइका कैपेसिटर होता है उसको हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और माइका कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिटेल से देख भी चुके हैं, क्या इसके मेरिट होते हैं, डीमेरिट होते हैं, कहाँ कहाँ इसके एप्लीकेशन होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर इज़ जनरली मेड टू प्रोवाइड। ठीक। तो जो आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है वो क्या प्रोवाइड करने के लिए जनरली बना हुआ होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं
तो जो इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है वो होती है 1 वोल्ट से लेकर 5 से 500 वोल्ट तक। और दूसरा क्या है, टॉलरेंस जो इसका होता है वो होता है +-10%। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा इसमें क्या है, रेंज जो इसका होता है 1 माइक्रोफैराड से लेकर 1000 माइक्रोफैराड तक होता है। अब इसी में अगर हम लोग चौथा देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 7 होता है। ठीक, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब इसमें चलिए थोड़ा कुछ चीज़ आगे देखते हैं। देखिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यूज्ड फॉर डीसी ओनली। इसको हम लोग सिर्फ डीसी सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। दूसरा क्या है, ऑलवेज कनेक्टेड इन फिक्स्ड पोलैरिटी, अर्थात हम लोग हमेशा फिक्स्ड पोलैरिटी में इसको इस्तेमाल करते हैं। तीसरा क्या है, लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन स्मॉलर साइज़। और देखिए यही आपका आंसर भी है, क्या होता है, लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन स्मॉलर साइज़, अर्थात जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो कितनी अधिक होती है, धारिता का मान अधिक होता है, वो भी छोटे साइज़ में है। तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख भी लेते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, यहाँ पे राइट है, लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन स्मॉल साइज़। अब आगे के पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, लो लीकेज रेजिस्टेंस। और ये प्रश्न एग्जाम में आपके यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है। जो इसका जो लीकेज रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इसमें लीकेज करंट का मान अधिक होता है। आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही है जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है। और बाकी कैपेसिटर में आपने देखा होगा कि इसके उल्टा रहता है, उसमें क्या होता है, हाई लीकेज रेजिस्टेंस होता है और सब में, लेकिन इसमें आपका क्या है, लो लीकेज रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसमें जो लीकेज करंट का मान है वो क्या है, हाई है। और पांचवा आपका क्या पॉइंट है, पुअर टेम्परेचर स्टेबिलिटी। जो आपका टेम्परेचर स्टेबिलिटी वो क्या है, पुअर है, जबकि आपने देखा था माइका में जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी थी वो क्या थी, अच्छी थी। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या है, यूज एज स्टार्टिंग कैपेसिटर इन इंडक्शन मोटर। हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को एज ए स्टार्टिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन मोटर में। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। इन ऑर्डर टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी। इस प्रश्न में कह रहा है कि इन ऑर्डर टू रिमूव, अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी मशीन से रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, ग्राउंड द फ्रेमवर्क। हम लोग जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको रिमूव करने के लिए जो आपका फ्रेमवर्क है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। इफ़ ए थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस देन दिस थर्ड चार्ज विल बी। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि आपके पास 2 सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक, जिन पे क्या है, एक समान आवेश है। यदि हम इन दोनों आवेशों के बीच समान दूरी पर एक तीसरा क्या करते हैं, कोई चार्ज को अगर हम लोग प्रेस कर देते हैं, ठीक, इनके और इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अगर देखिए इनके बीच अगर इन पर 2 समान आवेश होगा तो अगर हम लोग तीसरा जो एक जो समान आवेश अगर इसमें पुट कर देंगे बीच में, तो ये क्या होंगे, हमेशा आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम होंगे, अर्थात साम्य अवस्था में होंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम ए रीजन अराउंड ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड में, अर्थात चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस प्रश्न में देखिए जब आपका स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज बोले तो उसके अराउंड में हमेशा आपका सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर यही प्रश्न आपका कहता कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़, मतलब एक मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड चारों तरफ क्या होगा, तो उसके अराउंड में देखिए दोनों होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड ही होगा, ठीक। तो तब आपका ऑप्शन हो जाता बोथ ए एंड बी। अगर यदि सिर्फ आपको स्टेशनरी कह रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मूविंग कहेगा तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन ए केबल अगर। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, जिसे हम लोग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कहते हैं, वो कहाँ पे होता है। तो इस टाइप के प्रश्न हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो हम लोगों ने देखा था जो आपका केबल होता है उसका सबसे अंदर वाला पार्ट क्या होता है, आपका कोर कंडक्टर होता है, और इसके बाहर क्या होता है, इंसुलेशन की लेयर होती है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक। तो जो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो इंसुलेशन पे होगा, जो ये आपके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है, इंसुलेशन है। और यहाँ पे क्या था, आपका मेटेलिक शीट था।
तो यहाँ पे हम लोग मेटालिक शीट इसलिए नहीं ले रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे ये आउटर दिया है, तो अगर ये इनर होता तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाता। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है, अर्थात जो मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो होगा इंसुलेशन में, और यही आपका आंसर भी राइट है बुक में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, जो किसी भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए पढ़िए, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थात ये कह रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो किसी भी मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, जो कि क्या है, रॉन्ग है। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इंक्रीजेज विथ मॉइस्चर कंटेंट, तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग है कि अगर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो आपका जो सामर्थ्य है, जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। कहते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, इज सेम फॉर ऑल इंसुलेटिंग मटेरियल, अर्थात सभी इंसुलेटिंग पदार्थ के लिए जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान है वो क्या होता है, सेम होता है, जो कि क्या है, गलत है। जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनका अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 4 वाला ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए चार्ज विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम फ्रॉम एन इक्वल एंड सिमिलर चार्ज रिपेल्स विथ ए फोर्स ऑफ 9 × 10³ न्यूटन इज नोन एज, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज है, जब हम लोग उसको एक मतलब वैक्यूम में रखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, एक सिमिलर चार्ज द्वारा क्या होता है, रिपेल होता है, जिसका फोर्स का मान क्या है, 9 × 10³ है, ठीक, न्यूटन है, अर्थात आपको यहाँ पे फोर्स का मान दिया है और कह रहा है कि एक चार्ज है, जब हम लोग उसको किसी वैक्यूम में रखते हैं तो वो इक्वल और सिमिलर चार्ज द्वारा क्या होता है, रिपेल होता है, जिसमें फोर्स जो लगता है वो होता है 9 × 10³ तो इस प्रश्न में देखिए आपको फोर्स का मान दिया है और आपको चार्ज का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कूलम्ब्स का जो सेकंड लॉ था, ठीक, इस देखिए वही फार्मूला हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका फोर्स का मान ज्ञात है और डिस्टेंस देखिए आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग सारी चीज़ों को पुट करते हैं तो देखिए F बराबर होता है Q1 × Q2/d का स्क्वायर, ये दोनों क्या है, चार्ज हैं, और ये क्या आपका डिस्टेंस है, ठीक, और K क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो फोर्स का मान दिया 9 × 10³ और K का मान होता है 9 × 10⁹ होता है, और चार्ज दोनों सेम है तो यहाँ पे हम Q और Q दोनों लेते हैं, डिस्टेंस क्या है, 1 का स्क्वायर हो गया है। अब इसको हम लोग देखिए करते हैं तो देखिए आपका Q का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 × 10⁻³ 9 × 10⁻9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, यहाँ से फिर आपका Q का मान आ जाएगा 10 × 10⁻⁻3। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, मिली कूलम, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपकी बुक में इसका आंसर गलत दिया है, उसमें आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, लेकिन आपका होना चाहिए क्या, ए। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं आपका आंसर भी आया है और ए वाला क्या है, राइट है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीडियम इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन, तो इसमें कह रहा है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किसी मीडियम को, हम लोग उसको किस में व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सी वाला राइट हो जाएगा, kV/mm, या हम लोग इसी को kV/सेंटीमीटर भी लेते हैं। और इन सब चीज़ों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके पिछले वाले वीडियो में अच्छे से मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टर्म को एक्सप्लेन भी किया था, और एयर के बारे में मैंने बताया था, एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, इसको तो मैंने आज ही के ही वीडियो में बताया था, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, तो इस क्वेश्चन में बताना है हमको कि इन चारों में से किस मटेरियल का जो परमिटिविटी का मान है वो सबसे अधिक है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो जो आपका वाटर होता है इसका जो परमिटिविटी का मान होगा वो सबसे अधिक होगा, तो इसका होता कितना है, इतना इसका होता है 80 के अप्रॉक्स में होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग ग्लास का देखते हैं तो ये होता है आपका 5 से लेकर 12 के बीच में होता है। अगर हम लोग पेपर की बात करते हैं तो ये आपकी बुक में भी दिया है 1.8 से लेकर 2.6 तक। वैसे हम लोग अगर जनरली इसको 2 से लेकर 3 या 4 तक भी ले सकते हैं। अगर हम लोग इसी प्रकार माइका की बात करते हैं तो ये भी आपका होता है 4 से लेकर 8 तक। मैंने इसको बताया भी था जो आपका इसमें जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ओवरऑल तो जो वाटर का होता है उसका
जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है वो सबसे अधिक होता है। ओके, ए पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव चार्जेस आर इनिशियली 50 mm अपार्ट व्हेन दे आर मूव क्लोज टुगेदर सो दे आर नाउ ओनली 10 mm अपार्ट द फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आपके दो चार्ज हैं जिनके बीच जो दूरी है वो क्या है 50 mm है। अब ये कह रहा है कि यदि वो दोनों क्या आ जाए क्लोज टुगेदर आ जाए, मतलब एक दूसरे के पास आ जाए, और अब उनके बीच की जो दूरी है वो सिर्फ क्या हो जाए 10 mm रह जाए। अर्थात अगर आप लोग देख रहे होंगे ध्यान से तो इनके बीच जो दूरी है वो 5 गुना क्या हो जा रही है, घट जा रही है। 50 mm से आपका 10 mm हो जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो आपका जो कूलम्ब्स का जो सेकंड लॉ था उसके अनुसार जो आपका F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग अगर देखते हैं अगर आपका दूरी जो है 5 गुना घट जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर दूरी 5 गुना घटता है तो आपका जो फोर्स का मान है ये जो 5 गुना अगर घटेगा तो ये फोर्स का मान है आपका 25 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अर्थात 25 टाइम्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए जो आपका है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 25 टाइम्स लार्जर देन बिफोर, अर्थात पहले के अपेक्षा जो इन दोनों के बीच जो बल लग रहा था, दो आवेशों के बीच जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थे, अब क्या हो जाएगा पहले के अपेक्षा 25 गुना क्या हो जाएगा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 at a distance d meters apart is proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between two charges। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो आपका स्टेटमेंट है ये मतलब किससे रिलेटेड है। तो देखिए जो आपका कूलम्ब्स लॉ है इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। तो देखिए जो आपका कूलम्ब्स लॉ है इसमें देखिए दो आपके आवेश हैं Q1 और Q2, इनके बीच जो बल लगता है इन दोनों आवेशों के गुणनफल तथा इनके बीच जो दूरी होता है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आवेश होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही आपका एक फार्मूला बनता है यह बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही आपका कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग देखिए जो आपका K है जो है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, उसका मान इंपॉर्टेंट है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। और इसमें क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट का भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बता चुके हैं कई बार। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो किससे रिलेटेड है, कूलम्ब्स लॉ के। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुपीरियर डायलेक्ट्रिक आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि इसमें से कौन सा जो है डायलेक्ट्रिक क्या है सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट है। बैकलाइट इज़ द मोस्ट सुपीरियर डायलेक्ट्रिक मटेरियल। When a dielectric is placed in a electric field, the field strength is। तो देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि जब हम लोग किसी भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर डायलेक्ट्रिक अगर रख देते हैं तो जो उसका फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, और ये क्वेश्चन आपके SSC JEE में भी पूछा जा चुका है। और दूसरी बात क्या है, अगर हम लोग कोई भी डायलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम लोग किसी कैपेसिटर के बीच में अगर रख देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस का मान है इंक्रीज़ कर जाता है। अगर हम डायलेक्ट्रिक मटेरियल अगर दोनों प्लेटों के बीच अगर रखते हैं तो आपका कैपेसिटेंस का मान इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि कोई अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये दोनों बात आप लोग ध्यान से समझिएगा। टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्ज ऑन रबर और फ्लैट लेदर व्हाट इज़ डन। अर्थात इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रबर या लेदर पर जो आपका स्टैटिक चार्ज के जनरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोग करते हैं कंडक्टिव ड्रेसिंग। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टैटिक चार्ज के जनरेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उस पर कंडक्टिव ड्रेसिंग करते हैं। ए कैपेसिटर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 40 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड अक्रॉस 250 वोल्ट DC सोर्स, द चार्जिंग करंट विल बी लीस्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का मान 40 माइक्रोफैराड है
और वह 250 वोल्ट डीसी सोर्स से कनेक्टेड है। तो इसमें हम लोग को बताना है द चार्जिंग करंट विल बी लीस्ट, जो आपका चार्जिंग करंट है वो कब लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। तो देखिए अगर इसमें चार्जिंग के लिए पूछा है तो अगर हम लोग इसका चार्जिंग कंडीशन में अगर ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं जो आपका वोल्टेज होता है वो एक्सपोनेंशियली राइज होता है और जो आपका करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होता है। ठीक, ये आपका करंट है, ये क्या है आपका वोल्टेज है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो रहा है वैसे वैसे आपका करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। व्हेन कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज, अर्थात जब आपका कैपेसिटर फुली तरीके से चार्ज हो जाएगा तब आपका करंट का मान क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या था, राइट है। ए वेरिएबल कैपेसिटेंस इज़ वन हुज कैपेसिटेंस, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है जो आपका एक वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है। तो अगर यहाँ प्रश्न से ही अगर समझिए तो वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय, जो चेंज होता हो, तो ऐसा कैपेसिटेंस जिसका जो धारिता का मान क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी पढ़िए, कैन बी चेंज्ड मैनुअली और बाई मैकेनिकल मीन्स। तो देखिए हम लोग देखा था जो आपका गैंग कैपेसिटर था उसमें हम लोग मैनुअली चेंज भी करते थे, आपका जो कैपेसिटेंस का मान होता था वो चेंज हो जाता था। इसी प्रकार देखिए तो ये आपका जो ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कैन बी चेंज्ड मैनुअली और बाय मैकेनिकल मीन्स, अर्थात उसका कैपेसिटेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉसी कैपेसिटर इट्स सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉसी कैपेसिटर में जो आपका सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, वो क्या होगा। तो देखिए जब आपका लॉसी कैपेसिटर होगा तो आपका जो सीरीज रेजिस्टेंस का मान है वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि जब आपका कैपेसिटर क्या सही अवस्था में है, गुड कैपेसिटर है, तो उसके लिए जो आपका समांतर में जो रेजिस्टेंस का मान है उसका मान अधिक होना चाहिए, अर्थात जो आपका रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्ट है उसका मान अधिक होना चाहिए। अगर लॉसी पूछेगा तो आपका ये हो जाएगा सीरीज वाला लार्ज, अगर गुड पूछेगा तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपके एसएससी जेईई में पूछा गया है कि एक गुड कैपेसिटर के लिए जो आपका पैरेलल में जो रेजिस्टेंस का मान है वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज़ प्रीफर्ड इन केस ऑफ सिंगल फेज मोटर, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो सिंगल फेज मोटर के लिए हम लोग पेपर कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो आपका जो फ़ैन होता है उसमें हम लोग पेपर कैपेसिटर का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या है, सी है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। तो लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा संशोधन कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एज ए अगर हम लोग ऐसा बोलें कि एज ए स्टार्टिंग कैपेसिटर इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम लोग कौन सा कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, तब जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है उसको आफ्टर सम टाइम हम लोग उसको रिमूव कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। मैं फिर से वही कहूँगा, अगर ये इस टाइप क्वेश्चन आते हैं अर्थात यही सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग ऑप्शन सी को ही प्रेफरेंस देंगे। ए कैपेसिटेंस इज ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोजेज द चेंज इन सर्किट, तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी सर्किट में जो आपका कैपेसिटेंस होता है वो किसके चेंज का अपोज करता है। तो देखिए जो आपका एक कैपेसिटर होता है या जो आपका कैपेसिटेंस होता है सर्किट में वो अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज में। हम लोग देख भी सकते हैं आई बराबर जो आपका होता है क्या होता है, आई बराबर होता है सी डी अपॉन डी टी होता है। तो जो आपका एक कैपेसिटेंस होता है सर्किट में या हम लोग कह सकते हैं जो आपका कैपेसिटर होता है वो चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। इसी प्रकार जो आपका इंडक्टर होता है या तो जो इंडक्टेंस होता है वो अपोज करता है चेंज इन करंट में, अर्थात वो करंट के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। इसी प्रकार जो आपका कैपेसिटर है वो वोल्टेज के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इफ़ Q एंड C बी द चार्ज एंड द कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज़ गिवन बाई, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि Q और C क्या है, चार्ज हैं और कैपेसिटी ऑफ ए कंडेंसर है, तब हम लोग को एनर्जी स्टोर्ड के लिए फार्मूला बताना है। तो देखिए बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड के लिए हम लोग तीन फार्मूलों का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा होता है आपका हाफ Q स्क्वायर बटे C,
तीसरा होता है आपका हाफ क्यू इंटू वी। तो जो हम लोग को इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आएंगे इससे संबंधित, जैसे तो प्रश्न में जो दिया है सी और वी का मान दिया है तो ये लगा देंगे, क्यू और सी का मान दिया है तो इसको लगा देंगे, क्यू और वी का मान दिया है तो इसको लगा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर वाला मैच होगा हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी। तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एनर्जी स्टोर्ड के लिए ये फार्मूला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ए कंडेंसर इज सुटेबल फॉर डीसी ओनली। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जो सिर्फ डीसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग इसकी बात भी कर चुके हैं, जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डीसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इन एक कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन। किसी भी कैपेसिटर में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड होता है वो किस में होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। और जो आपका एनर्जी स्टोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो स्टोर्ड होता है वो हमेशा किस में स्टोर्ड होता है, आपका जो कैपेसिटर के बीच दोनों प्लेटों के बीच जो आपका डाइलेक्ट्रिक भरा होता है उन्हीं के बीच आपका ये स्टोर्ड होता है हमेशा एनर्जी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमेशा जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड होगा वो किस में होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भरते हैं, जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल इसको कहते हैं, उसी में वो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है हमेशा स्टोर्ड होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके देखिए एसएससी जेईई में एक बार आ भी चुका है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंटरनल हीटिंग ऑफ ए कैपेसिटर इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड टू। तो इसमें बताना है कि जो आपका कैपेसिटर में जो इंटरनल हीटिंग होता है वो किसके कारण होता है। तो देखिए जो आपका कैपेसिटर में जो इंटरनल हीटिंग होता है वो होता है हमेशा लीकेज रेजिस्टेंस के कारण। आपका लीकेज जो रेजिस्टेंस होता है उसी के कारण जो आपका कैपेसिटर होता है वो हीट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स एल एंड एम। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को टोटल कैपेसिटेंस का मान बताना है पॉइंट एल और एम के बीच। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आपके दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं, जबकि आपके अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उसको हम लोग 1/, में करके सॉल्व कर लेते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, अर्थात उसका उल्टा केस चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका 2 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका 3 माइक्रोफैराड आ जाता है। अब ये 3 माइक्रोफैराड और आपका ये 2 माइक्रोफैराड ये दोनों क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, 3 × 2 अपान में 3 + 2, तो ये आ जाएगा आपका 6/5 माइक्रोफैराड। अब ये जो आपका 6/5 माइक्रोफैराड है और ये जो आपका 1 माइक्रोफैराड है ये दोनों क्या हो जाएंगे, पुनः आपके पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लोग फिर इसको जोड़ देंगे तो ये जाएगा आपका 11/5 माइक्रोफैराड। अब ये आपका 11/5 माइक्रोफैराड और ये आपका जो 2 माइक्रोफैराड है ये दोनों पुनः किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे, 11/5 × 2 अपान में 11/5 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22/21। अब ये 22/21 और आपका ये जो 1 है ये दोनों क्या हो जाएंगे, पुनः पैरेलल में हो जाएंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 43/21। अब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका 2.05 माइक्रोफैराड। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये भी आपका एक बार एसएससी जेईई में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या है, सी वाला क्या है, राइट है। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए कैपेसिटर इज़ रिप्लेस्ड बाई ए कंडक्टिंग मटेरियल। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी कैपेसिटर के बीच में जो आपका एक डाइलेक्ट्रिक भरा होता है उसको हम लोग यदि कंडक्टिंग मटेरियल से रिप्लेस कर दें तब क्या होगा। तो ये आपका कैपेसिटर है, बीच में आपका क्या होता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल कह सकते हैं भरा होता है जिसमें आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है। यदि हम लोग उसे किसी कंडक्टिंग मटेरियल से रिप्लेस कर दें तब जो आपका कैपेसिटर होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी नंबर वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द प्लेट्स विल गेट शॉर्ट सर्किट, अर्थात आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन ए डाइलेक्ट्रिक गेट डी अटैच्ड फ्रॉम द एटम्स अंडर। तो यहाँ पे कह रहा है किसी भी डाइलेक्ट्रिक में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो उससे मुक्त हो जाएं, अलग हो जाएं, डी अटैच्ड हो जाएं, किस कंडीशन में होगा ऐसा? तो देखिए ये तभी होगा जब कोई भी आपका जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर डाइलेक्ट्रिक कोई है, अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाए, तभी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डी अटैच्ड हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात कोई भी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, अर्थात डी अटैच्ड हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। व्हेन ए कैपेसिटर अंडर गोज ए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ कह रहा है जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। अर्थात कहने का तात्पर्य वही है, जब किसी भी कैपेसिटर में जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसका ब्रेकडाउन हो जाए तब क्या होगा। मान लीजिए आपका एक कैपेसिटर है, उसका जो आपके बीच में जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसका क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तब क्या हो जाएगा, आपका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, वो कंडक्टिंग मटेरियल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका कैपेसिटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और एक प्रकार का जो आपका कंडक्शन पाथ है, मतलब परमानेंट पाथ है, वो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट हो जाएगा। अर्थात उस जो आपका डाइलेक्ट्रिक है अब वो क्या हो जाएगा, कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगेगा। इफ़ C be the capacitance, V be the potential difference and I be the current, then I बटे CV have unit of। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है C क्या है आपका कैपेसिटेंस है, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, और I क्या है करंट है। तब हमें I बटे CV का यूनिट बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आपका क्या दिया है, I बटे CV। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। तो हम लोग यहाँ C और V की जगह पे क्या रख सकते हैं, Q रख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ गया निकल के, I बटे Q। और दूसरी चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि Q बराबर होता है क्या, IT होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो अगर Q को हम लोग इधर ले जाते हैं और T को आपको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा I बटे T बराबर क्या हो जाएगा, I बटे Q। अर्थात जो 1/T इज इक्वल टू I/Q। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है आपका, 1 टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ से देखिए जो आपकी यूनिट निकल के आ रही है वो क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो I बटे CV है उसका यूनिट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। इफ़ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेस थ्रू ए लैम्प ऑफ 200 सेकेंड, द नंबर ऑफ कूलम्ब ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू द लैम्प इन दैट टाइम विल बी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या है, करंट का मान कितना दिया है आपका, 2 एम्पियर दिया है, और आपका टी का मान क्या दिया है, 200 सेकंड दिया है। मतलब एक करंट है 2 एम्पियर जो कि पास कर रहा है एक लैम्प से 200 सेकंड में। तो हम लोग को चार्ज का मान बताना है, क्यू का मान बताना है। तो यहाँ पर सिंपल से फार्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर क्या होता है आपका, आई इंटू टी होता है। तो यहाँ से हम लोग देखिए आई आपको 2 दिया था, टी आपका 200 दिया था। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ए सिरेमिक एंड माइका कैपेसिटर हैव सेम फिजिकल डायमेंशन विच हैज़ द हायर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो सिरेमिक और माइका जो कैपेसिटर है उसका क्या डायमेंशन सेम है। तो इसमें बताना है कि इसका जो कैपेसिटेंस का मान है वो क्या होगा, अधिक होगा। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जो आपका सिरेमिक होता है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है अधिक होता है, ठीक। तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान अधिक होगा उसका जो आपका कैपेसिटेंस का मान होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। जो सिरेमिक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का मान क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 3 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अर्थात चैप्टर नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।